इंजीनियर बनने के लिए लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी बहुत कम चाहिए और आईएएस बनने के लिए मेंस के 8 पेपर में इंग्लिश में लिखने में जान निकल जाती है, इतना मुश्किल होता है। पढ़ाते हैं, आप ये कह रहे हैं, आप हमारी बात को मान रहे हैं, लेकिन क्या संवैधानिक संस्था होने के नाते, जिसको बार बार हम कह रहे हैं कि यूपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है और जिस तरह से यूपीएससी ने फैसला लिया उस पर आज भी कायम है। अगर सरकार के इस जवाब को भी, पार्लियामेंट के जवाब को भी देखें तो उससे यही लगता है कि यूपीएससी ने जो सीसेट का स्टैंड लिया उस पर आज भी कायम है। तो सरकार की इस पूरी कवायद का कुछ अर्थ निकल रहा है। मैं 2-3 बातें कहूंगा। संबित की लगभग सारी बातों से मैं असंतुष्ट हूँ, विरोध करूंगा हर बात का पॉइंट्स में। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि लार्जर सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है, ये एकदम गलत बात है। लार्जर सेक्शन को दिक्कत 8 क्वेश्चन से नहीं थी, 8 क्वेश्चन केवल 20 नंबर के, 35 क्वेश्चन जो लगभग 80 नंबर के, उनमें ट्रांसलेशन की दिक्कत है। ट्रांसलेशन की दिक्कत क्या होती है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज के एग्जाम्पल लीजिए, विजय सिंह साहब जो यूपीएससी के मेंबर थे, सीसेट को लाने में उनकी भूमिका थी। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अखबार में, मैं आपको 2 हिंदी में इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। इंग्लिश में लिखा है, Mr. Vijay Singh said the government succumbed to the goons lobby while saying that marks of the English comprehension paper in the preliminary exam should be excluded for merit or gradation. इसका मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है, उन्होंने कहा कि गुंडा लॉबी के सामने सरकार झुक गई, जबकि साथ में ये भी कहा कि इंग्लिश के नंबर नहीं जोड़ने चाहिए। इसका ट्रांसलेशन हिंदी के अखबार में, उसी अखबार में क्या, उसको सुन लीजिए। लिखा है, अंग्रेजी के मार्क्स को हटाकर गुंडों की लॉबी के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। ये दिक्कत है। आज के ही अखबार में यूपीएससी के ही मेंबर की स्टेटमेंट इंग्लिश में क्या है और हिंदी में क्या है, एक ही अखबार में अलग अलग है। ऐसे क्वेश्चन से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स में, 35 क्वेश्चन ऐसे आते हैं 80 नंबर के, उनके आंसर गलत हो जाते हैं। आंसर गलत होते हैं और बाहर निकल जाते हैं। फिर आप कहते हैं हमने ग्रॉस इंटरेस्ट में, कॉमन इंटरेस्ट में ऐसा कर दिया। पहली बात, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इस बेसिक प्रॉब्लम की जड़ क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं नजर डालना चाहती हूँ दिव्य। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये ऐसे सवाल होते हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ये पेपर है, अंग्रेजी का पेपर है, मेरे पास भी है। ये जो 20 नंबर हटाए गए हैं, जो या जो जिसको मेरिट में ना जोड़ने की बात कही गई है, अंग्रेजी का जो कंपलसरी पेपर था उसका एक सवाल है। ये सवाल को अगर मैं पढ़ दूं तो अंदाजा लग जाएगा लोगों को कि दरअसल किस स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जा रहे हैं और क्यों नहीं आपके छात्र। उससे पहले एक बात को समझ लीजिए, इसके स्टैंडर्ड से कोई दिक्कत नहीं। हाँ। ये 10वीं क्लास के सवाल हैं, आसान सवाल है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये 10वीं से भी कम, चलिए मान लिया। हाँ। मेन एग्जाम में 300 नंबर का इंग्लिश का पेपर हमेशा से होता है, क्वालिफाइंग है। हाँ। जब वो होता ही है तो उसमें दिक्कत क्या थी, इसकी क्या जरूरत थी? अगर इसकी जरूरत थी तो साथ में 8 क्वेश्चन भारतीय भाषाओं के भी क्यों नहीं है, बराबर क्यों नहीं है? हम तो पहले भी नहीं होते थे, जब आपने एग्जाम दिया था तब भी नहीं होता था, जब आपने एग्जाम दिया था तब भी नहीं होता था। 3 साल पहले आया है, तब पेपर था ही नहीं है वाला। ये तो पेपर अभी आया है 2011 में। आपने 2011 में पहली बार कहा कि एक लैंग्वेज से सवाल पूछेंगे, बाकियों के नहीं पूछेंगे। भेदभाव की समस्या, इंग्लिश से कौन परेशान है? मान लीजिए कि एक गांव का बच्चा 8 में से एक सवाल गलत कर दे, एक तो गलत कर सकता है, एक सवाल गलत होने के 2.5 नंबर कट गए और नेगेटिव मार्किंग 0.83 और कट गए, 3.33 कट गए। एक नंबर पे 1000 लोग बाहर हो जाते हैं। 3 नंबर गलत होने पे, एक सवाल एक नंबर पे। हाँ। और एक सवाल गलत होने पे 3.33 का नुकसान होता है उसको। ये कोई नहीं कह रहा कि मुश्किल पैसेज है, लेकिन जो पैसेज आपके लिए आसान है वो गांव के बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता है। आसानी का फैसला कौन करेगा? नहीं, लेकिन बात यह है दिव्य कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, देश की सर्वोत्तम नौकरी में जाना चाहते हैं, तो आप अपने लिए क्या स्टैंडर्ड चाहते हैं? कोई मना नहीं कर रहा। आप इंग्लिश मेंस में क्वालिफाइंग पेपर लेते हैं, लीजिए। हाँ। लेते ही हैं, हिंदी का भी होता है, रीजनल लैंग्वेज का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है, इसमें दिक्कत क्या है? उसको टफ कर दीजिए। आप पहले राउंड में ही सीसेट को इंट्रोड्यूस, एक मिनट, प्रीलिम्स के राउंड में ही आपने 70% पॉपुलेशन को बाहर कर दिया। यूपीएससी के मेंबर केएस चेलम, आज के अखबार में उनका लेख है हिंदू में, वो लिख रहे हैं कि सीसेट गलत है क्योंकि 70% लोगों को, गांव के लोगों को बाहर कर देता है। केएस चेलम का आर्टिकल है हिंदू में, आज उसको पढ़िए। इससे भी संतोष ना मिले। नहीं, सवाल ये है कि आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो आप उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़िए जिस व्यवस्था ने हिंदी मीडियम की पढ़ाई को इतना कमजोर कर दिया कि एक वक्त में हिंदी मीडियम से पढ़ के टॉप करने वाले आईएएस ऑफिसर आज की स्थिति में वो कह रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं कि आज हिंदी मीडियम का बच्चा इसको क्वालिफाई नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड ही वो नहीं है। पढ़ाई का स्टैंडर्ड खराब करने की लेकिन बावजूद इसके
आके आप लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया, मुझे ये बताइए, क्योंकि आज जिस तरह से हजारों लाखों बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं, एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुका है ये। आप या तमाम आप जैसे यूपीएससी को समर्थन देने वाले लोग फिर भी ये मान रहे हैं कि ये सीसैट का पैटर्न बिल्कुल ठीक है और हमारे देश के सिविल सेवा में आने वाले लोगों को इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। मैं हिंदी भाषी रहा हूँ हमेशा से, और हिंदी में ही मैंने हाई स्कूल इंटर वगैरह किया था। मेरी सारी संवेदनाएं और सिंपैथी हिंदी वालों के साथ हैं, लेकिन नीति बनाते समय दिल से नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। तो इसलिए जब नीति बनाते थे, पहला सवाल ये था हमारे सामने कि ये जो सर्विसेज हैं, चाहे आईएएस हो, रेवेन्यू सर्विस है, रेलवेज है, ऑडिट अकाउंट्स है, फॉरेन सर्विस है, इन सब की कॉमन रिक्वायरमेंट क्या है। इनकी कॉमन रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही इम्तहान हो सकता है। तो जब तक उस कमेटी ने ये तय किया कि रिक्वायरमेंट ये है कि भाई एक तो उसका लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, उसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आना चाहिए, साथ ही साथ उसको नंबर्स के साथ फ्लेयर होना चाहिए क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स में हैं, रेलवे अकाउंट्स में, आईएएस में, आपको यही पता नहीं है भाई कि इन्फ्लेशन में और रेट ऑफ इन्फ्लेशन में क्या अंतर है। आप ग्राफ से डील करेंगे, आप नंबर से डील करेंगे इसलिए ये तय किया गया कि भाई इसमें कंपल्सरीली होना चाहिए कि हम 25-20 सवाल ऐसे पूछें जिससे पता चले कि आप लॉजिक समझते हैं कि नहीं, आप नंबर्स समझते हैं कि नहीं समझते हैं। दूसरी बात ये है कि आप ये भी साथ साथ देखें कि इसमें जो ऑप्शनल पेपर्स हैं उनकी वेटेज बहुत कम हो गई है। पहले हमारे ज़माने में ऑप्शनल पेपर्स की वेटेज 70% होती थी, तो हम बहुत अच्छे थे मैथमेटिक्स में, क्योंकि आपके चॉइस का सब्जेक्ट मिल जाता था और आप ऑप्शनल पेपर लेके पाली से भी, संस्कृत से भी, हिंदी से भी या किसी भी सब्जेक्ट से हाईएस्ट नंबर हासिल कर सकते थे। वो ये रहा था 2008 तक कि लोगों को लगा कि पाली ले लो, पाली में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, पाली पढ़ ली। किसी ने अरेबिक ले ली, किसी ने सोचा कि भाई इंटरनेशनल लॉ पढ़ लो, 2 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, हम रट लेंगे और पास हो जाएंगे। इसलिए तय किया गया कि जो जनरल कॉम्प्रिहेंशन है, जनरल स्टडीज़ हैं, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, इसकी नॉलेज होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज में बहुत ही इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है। एक सवाल जो इन्होंने बेहद महत्वपूर्ण जवाब दिया वो बताइए कि जो रिजर्वेशन के थ्रू भी बच्चे आ रहे हैं वो भी अंग्रेजी ही मीडियम के ज्यादातर आ रहे हैं, उसमें भी इंग्लिश मीडियम के लोग फर्स्ट जनरेशन के हैं वो इंग्लिश मीडियम से नहीं है। सतीश चंद्रा कमेटी ने इसके बारे में विस्तार में लिखा हुआ है। सेकंड थर्ड जनरेशन वाले इंग्लिश मीडियम से आते हैं, गांव के बच्चे नहीं आते हैं। जो एक रिजर्वेशन से आईएएस बन जाएगा वो गांव में क्यों रहेगा, उसके बच्चे अच्छे स्कूल से क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो बेसिक सी बात है। सर ने कहा कि पाली और लिटरेचर लेते थे, पहली बात तो ये मेंस की बात है, प्रीलिम्स की बात ही नहीं है। अभी झगड़ा प्रीलिम्स का चल रहा है। दूसरी बात, लॉजिक होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। एक मैनेजर को और एक आईएएस को अगर लॉजिक नंबर्स ही चाहिए तो उन दोनों में अंतर क्या है, ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है। के.एस. चेलम साहब ने हिंदू में लिखा, एम्पैथी की ज़रूरत है, सोशल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, सोशल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आप उसके क्वेश्चन 80 में से 6 पूछते हैं, रीजनिंग ज़्यादा पूछते हैं, मैथ ज़्यादा पूछते हैं, इंग्लिश ज़्यादा पूछते हैं। अगर इंग्लिश इतना ही जरूरी है, 20 सवाल पूछ रहे हैं ना, 10-20 सवाल ही तो 20 नंबर के तो सवाल पूछ रहे हैं इंग्लिश के। उसको इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर इंग्लिश चाहिए, क्या उसको भारतीय भाषा नहीं चाहिए। आईएएस बनने के बाद जिंदगी भर जिस स्टेट में रहता है, उत्तर प्रदेश में किसी भी राज्य का आदमी आएगा, जिंदगी भर हिंदी में काम करना पड़ेगा उसको। बंगाल में जाएगा, बांग्ला में करना पड़ेगा। पूरी लाइफ में एक दिन भी इंग्लिश यूज नहीं करेगा अगर डेप्यूटेशन पे नहीं जाता है तो। आप वो लैंग्वेज नहीं पूछ रहे। आईएएस ऑफिसर बनके केवल बंगाल में ही क्यों रहेगा, उसे तो पूरे देश में जाना पड़ सकता है। 33 साल की नौकरी में 33 साल की नौकरी में अगर डेप्यूटेशन पे नहीं जाता है तो 33 के 33 साल बंगाल में गुजारेगा। बहुत हुआ डेप्यूटेशन 3 साल 5 साल, और कितना चला जाएगा। और हम कब कह रहे हैं कि आप उसको मत भेजिए, आप उसको भेजिए, वहाँ टेस्ट कीजिए, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको भेजिए। और जो आदमी आईएएस बनने के बाद 1 साल होते होते बांग्ला सीख सकता है, तमिल सीख सकता है, एक वही बच्चा जो इंग्लिश क्वालिफाइंग एग्जाम पास करके आया है मेंस में, तो अब आप ये वो अंग्रेजी में बेस्ट नहीं हो सकता? ये मुद्दा तो बार बार होता रहा। अब ये बताइए कि जो सरकार ने समाधान निकालने की कोशिश की है, उस समाधान से न छात्र संतुष्ट है, न विपक्षी दल संतुष्ट है, न कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी संतुष्ट है। अब ये मुझे बताइए, अब ये मुद्दा जो है यहाँ से बढ़कर भारतीय भाषाओं की लड़ाई के रूप में तब्दील होता जा रहा है, उसके बारे में केवल 2 बातें हैं। पहली बात, सरकार से 9-10 मांगे की गई थी, उनमें से 1 मांग मानी है, बाकी कोई नहीं मानी है। मेन एग्जाम में 3-4 प्रॉब्लम्स थी, उस पर बात ही नहीं की है। जैसे
मॉडल आंसर्स केवल इंग्लिश में है, इस पर बात ही नहीं की है। सरकार ने क्यों नहीं बात की, उसकी वजह मैं बताती हूँ। दिव्य कीर्ति जी, जब सरकार के पास ये सवाल आया, ये उन्होंने कहा कि वर्मा कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और उस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे हम जवाब देंगे। गलत बात। वर्मा कमेटी की रिपोर्ट, वर्मा कमेटी को रिपोर्ट बनानी थी उस हाई कोर्ट के निर्देश पर, जिसमें अंग्रेजी भाषा के सवाल पूछे जाने को लेकर, मेरे पास पूरा जजमेंट है हाई कोर्ट का यहीं पर जी। वो कमेटी दीनानाथ बत्रा केस में केवल इन 8 क्वेश्चंस की बात थी जी। हाई कोर्ट का जजमेंट सिर्फ ये था, आप जजमेंट को पढ़िए। हाँ। पैरा 29 में हाई कोर्ट साफ कह रहा है कि यूपीएससी ने गलत किया है। हाँ। पैरा 30 में कह रहा है कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे। 31 में कह रहा है कि हम आपको डायरेक्शन देते हैं कि कमेटी बनाइए उन 8 सवालों के बारे में। वो कमेटी केवल तो जो सरकार ने हल निकाला है वो उन्हीं सरकार ने केवल 8 सवालों पर हल निकाला। वो उस केस की बात है, सरकार से जो डिमांड की गई है वो केवल 8 सवाल की नहीं थी। इसका मतलब ये है कि सरकार कहीं ना कहीं छात्रों के साथ एक तरह से जो उनकी समस्या है उनको नहीं देख रही है, सुन ही नहीं रही है, नहीं सुन रही। इंटरव्यू की बात नहीं सुन रही, मेंस की बात नहीं सुन रही, प्रीलिम्स की डेट पोस्टपोन करने की बात नहीं सुन रही। मैं इसका जवाब एक बार जरा संबित से ले लेती हूँ। संबित, दिव्य कीर्ति का ये आरोप है कि सरकार उन मुद्दों को नहीं देख रही है और उन सवालों को नहीं सुन रही है जिन सवालों को लेकर आंदोलन चल रहा है। सरकार ने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो समझना आवश्यक है। सरकार ने जो मुद्दा उठाया है, सरकार ने जो निर्णय लिया है, मैं उसे एक बैलेंसिंग एक्ट के रूप में देखता हूं। जिस प्रकार से कुछ दिनों से ये पूरा विषय एक लैंग्वेज का विषय बनता जा रहा था, सरकार को यह भी डर था कि 1960 के दशक में जिस प्रकार से एक लैंग्वेज वॉर पूरे हिंदुस्तान में हो गया था, कहीं उस प्रकार का एक स्नोबॉल न हो जाए, इसलिए अंततः सरकार को जल्दी से जल्दी एक निर्णय लेना पड़ा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, अगर सपोज अब मान लेते हैं कि सीसैट को हमने स्क्रैप कर दिया होता तो क्या लिटिगेशंस नहीं होते? इतने लिटिगेशंस हो जाते कि 24 अगस्त को जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले हैं शायद वो स्टे हो जाते। तो सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए बैलेंसिंग। थर्ड जो महत्वपूर्ण विषय था, क्या इंग्लिश महत्वपूर्ण है या नहीं, इसलिए आप देखिए दोनों हिंदी, इंग्लिश और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं, वो अभी भी हैं, आप उसको देख के आइए। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18 साल की एज में आज लड़का तय करता है कि मुझे आईएएस में बैठना है और 7-8 साल मिलते हैं। अगर हम बार बार चेंज करते रहेंगे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक हम हमको ये ना लगे कि जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं इनसे मैच नहीं करती है, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर हमने कमेटी ने तय किया कि जिस 12-13 जो सर्विसेज, मेन सर्विसेज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट देखते हुए ये सवाल पूछे जाना चाहिए। लेकिन ये आप अपने बगल में बैठे दिव्य कीर्ति को नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं, तो आप कैसे दूसरों को और छात्रों को ये संतुष्ट करेंगे कि आप अन्याय हो रहा है। मैं जानता हूँ अन्याय हो रहा है, लेकिन अन्याय किस लेवल पे हो रहा है? हम जो मानते हैं, देखिए अन्याय का चेंज करने का तरीका ये है कि एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। तब तक ये लोग अन्याय झेलते रहे, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। ये गिनी पिग है, ये गिनी पिग है। गरीब लोगों का एक्सपेरिमेंट करेंगे, गरीब लोगों के साथ ऐसा हर जगह इतना अन्याय होता है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट होना ठीक है, आप कह रहे हैं साफ-साफ। मैं तो साफ-साफ कह रहा हूं कि एक बार कमेटी ने ये तय कर बताइए कि फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है इसके लिए। पहले क्यों नहीं करवाते प्रीलिम्स से पहले, उसको एंड में क्यों करवाते हैं? क्या इंग्लिश का टेस्ट एंड में नहीं हो सकता? प्रीलिम्स में करते ही 70% मेंस में नहीं दे सकते, आप उसको एंड में कर लीजिए, हटा दीजिए वहां पर उनको। लॉजिक रीजनिंग से किसने मना किया? संबित जी कह रहे हैं कि मैंने बैलेंसिंग एक्ट किया है और यूपीएससी ऑटोनोमस आप बता रही हैं, ये संविधान में लेके आया हूं। आर्टिकल 309, 3012, 320, 323 पढ़ लीजिए। साफ साफ लिखा है कि भारत सरकार तय करेगी सिलेबस क्या होगा और एग्जाम किस फॉर्मेट पे होगा, साफ लिखा हुआ सब। वो जो इनइक्वालिटी, मैं एक बात आखिरी बात कहना चाहूंगा, इनइक्वालिटी जो है और जो अन्याय है उसे समाप्त करना है। और अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग आ रहे हैं वो भी इंग्लिश मीडियम के और एलिट क्लास से हैं, तो आप कर दीजिए कि हिंदी मीडियम वालों को, रीजनल मीडियम वालों के लिए ही 50% रिजर्वेशन होगा। आप कर दीजिए हिंदी मीडियम वाले, आप ये कह रहे हैं कि तमिल तेलुगु वालों को बोलिए खेती करें, आईएएस के बारे में ना सोचें, उनके बस की बात नहीं है, अंग्रेजों का शासन है, यहाँ उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, सीधा बोल दीजिए। मैं आपके ये जो संविधान के 320 में साफ लिखा है कि यूपीएससी भारत सरकार को सलाह दे सकती है। आर्टिकल 323 संविधान का कहता है कि अगर यूपीएससी की सलाह भारत सरकार नहीं मानती है तो संसद के सामने बात रखनी पड़ेगी। हाँ। अगर सलाह ना माने यूपीएससी की, संसद में सब पार्टियां समर्थन कर रही हैं, सरकार को क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन सरकार संविधान यही सलाह की एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेगी, संशोधन करेगी ना? नहीं, क्यों करेगी? कोई संशोधन नहीं करेगी। संविधान में लिखा हुआ है कि 320 के तहत 323 में अगर यूपीएससी की रिपोर्ट का कोई अंश सरकार नहीं मानती है तो संसद में पेश करेगी।
सामान्य संकल्प है, सामान्य प्रस्ताव है। संविधान संशोधन तो बहुत आप उसको पढ़ के सुनाइए, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अगर सरकार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यूपीएससी को शासन आदेश दे सकती है, ऐसा कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है जो कि यूपीएससी को उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए इससे परिवर्तन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे फिर भी इंग्लिश मीडियम के लोग आते रहेंगे, क्योंकि इस अंग्रेजी का सवाल नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी का सवाल नहीं है, उनको आना चाहिए। सवाल इस बात का है कि आप देखेंगे जब ये नहीं, जब चेंजेस नहीं हुए थे, मैं तो डायरेक्टर था 92 से 96 तक, आप देखेंगे 70% लड़के जो थे लाल बहादुर एकेडमी की, जी लाल बहादुर आईएएस एकेडमी जी आईएएस एकेडमी का 70% लड़के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। क्यों? क्योंकि आज हुई रहा है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने में, they want to become engineers, चले आते हैं, आ जाते हैं, और जो खराब बच्चे होते हैं जो पढ़ने अच्छे नहीं होते वो फिलॉसफी पढ़ते हैं। हम वेलकम करते हैं इंग्लिश वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें डिस्क्रिमिनेशन से दिक्कत नहीं, लेकिन और इंग्लिश मीडियम के भी जो कई लोग समझते हैं, सवाल ये नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी, देखिए आपके उसी बिहार यूपी से तमाम बच्चे, मैं यूपी बिहार से, हरियाणा से, मैं जो हिंदी वाले लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तमिलनाडु में भी हो रहा है, आंध्र प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, उत्तराखंड में भी, सब जगह हो रहा है। ये सब हिंदी बेल्ट वाले, मैक्सिमम हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं, चेन्नई कैसे, लेकिन आप मैक्सिमम हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो पार्लियामेंट में जिस तरह की आवाज गूंज रही है उसमें जरूर है कि आज जो है आप लोगों की आज आप लोगों की लड़ाई भाषाई लड़ाई में तब्दील होती हुई दिख रही है, लेकिन जो मुद्दा उठाया गया वो ज्यादा हिंदी वालों की तरफ से उठाया गया। बात ये नहीं है कि अब ये भाषा की लड़ाई है, बात ये है कि इसका हमारे देश में आईएएस बनने के लिए, देश की सर्वोत्तम नौकरी करने के लिए क्या बेसिक नॉलेज नहीं होना चाहिए? और आप जो कह रहे हैं अगर वहां का बच्चा, अगर यूपी बिहार या हरियाणा या आंध्र प्रदेश का बच्चा अपने माध्यम में पढ़ाई करके इंजीनियर बन सकता है, मैनेजमेंट में आ सकता है, तो फिर वो आईएएस क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकता? इंजीनियर बनने के लिए लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी बहुत कम चाहिए, और आईएएस बनने के लिए मेंस के 8 पेपर में इंग्लिश में लिखने में जान निकल जाती है, इतना मुश्किल होता है। हम इतना ही तो कह रहे हैं। प्रॉब्लम तो इंग्लिश का टेस्ट, इंग्लिश का टेस्ट 1979 से हमेशा होता है। एक भी आईएएस इंग्लिश पास किए बिना आईएएस नहीं बनता है, हमेशा से होता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसको प्रीलिम्स में क्यों इंट्रोड्यूस करते हो, भेदभाव क्यों करते हो, और करना है तो इंग्लिश के साथ भारतीय भाषा को भी रख दो, प्रीलिम्स से हटा केवल एक को क्यों रखते हैं? तो प्रीलिम्स और ट्रांसलेशंस इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश हटा दिया, ट्रांसलेशंस के 40 क्वेश्चन 80 नंबर हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में क्यों है? हिंदी में इंडिपेंडेंट पैसेज क्यों नहीं आ सकता उसके बदले? ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन से समझ में नहीं आते हैं। आपके पास अगर कोई उदाहरण हो तो दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो जो अंग्रेजी के सवाल का पेपर है वो आप देखेंगे तो मतलब मैं 6वीं 7वीं का क्वेश्चन है, मैं कहिए तो अपने दर्शकों को पढ़ के सुनाऊं। ट्रांसलेशन का सवाल ही नहीं है, ट्रांसलेशन वाला ये है, ये पढ़िए ना आप, पढ़िए दोनों भाषाओं में। नहीं, एक बात मैं एक वाक्य पढ़ता हूँ, आप बताइए इसका मतलब क्या है। फैक्ट बता दूं आपको, एक वाक्य से मैं बोल देता हूँ, एक वाक्य सुन लीजिए। आईएएस में इस समय यूपी और बिहार का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, ये बात सही है, लेकिन यूपी बिहार से वो लड़के आते हैं जो इंग्लिश मीडियम से गए हुए हैं, लेकिन उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। ये नहीं है कि पहले 60s तक होता ये था कि तमिलनाडु से या आंध्र से लोग आया करते थे। आज हालत ये हिंदुस्तान में है कि आईएएस में और सर्विस में बैकवर्ड स्टेट्स का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। इसीलिए बैकवर्ड स्टेट्स ने कभी डिमांड नहीं किया कि हमारे लिए आप रिजर्वेशन करिए। पाकिस्तान में है, सिंधियों के लिए है, बलूचियों के लिए है, पठान्स के लिए है, क्योंकि वहां से लोग नहीं आएंगे, पंजाबीज आ जाएंगे। इंडिया में कभी नहीं किया गया क्योंकि ओवर रिप्रेजेंटेशन है इन स्टेट्स। 2-4 वाक्य पढ़ देता हूँ, और अगर उसको रैशनलाइज करने की कोशिश हो रही है तो इतना विरोध हो रहा है। खैर जी, 3-4 वाक्य पढ़ लीजिए। कीटों की आंतर प्रजनन दर ठेठ रूप से बहुत अधिक होती है, अतः एक इसमें आंतर प्रजनन दर पहले आप बताइए क्या है। दूसरा एक वाक्य, संधिपाद कीटों के प्रत्येक कुल जिसमें द्विपंखी तथा भृंगशलभ, देखिए एक दिव्य कीर्ति, एक बात बताइए, अगर वो अंग्रेजी नहीं समझते हैं, अगर वो हिंदी ही समझते हैं, तो फिर क्या ये हिंदी की ट्रांसलेशन गलत है? मतलब बहुत ही देखिए, ठीक ट्रांसलेशन कर दीजिए। एक ट्रांसलेशन ये था कि सवाल था स्टील प्लांट, उन्होंने कहा लॉ पौधा। अब नहीं, लेकिन उसका प्रूफ कहीं नहीं मिला सक्सेना जी, उसका प्रूफ कहीं नहीं मिला मुझे। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो उसका कोई प्रूफ नहीं मिला। मैंने कई सारे आईएएस के पेपर निकाल के देखे, लॉ पौधा और गोली कंप्यूटर मुझे नहीं मिला। आपने सिर्फ 5 मिनट का समय दिया, थोड़ा समय दीजिए, सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे। आपने सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया। हम प्रूफ चाहते ही नहीं है, हम ये चाहते हैं कि असल में अब इसका समाधान कैसे निकाला जाए। समाधान सिंपल है, आप प्रीलिम्स को लैंग्वेज न्यूट्रल बना दीजिए। आपको आईएएस का एप्टीट्यूड देखना है ना, तो लैंग्वेज न्यूट्रल बनाने की तो बात कही जा रही है। एक आईएएस के लिए ज्यादा अच्छा क्या होगा कि उसमें सोशल स्किल्स हो, सोशल अंडरस्टैंडिंग हो, एम्पैथी हो, या केवल रीजनिंग और मैथ्स हो।
तो अब उन सब का सवाल सोशल ये पूछते हैं। अंडरस्टैंडिंग, सोशल स्किल को ही तो और टेस्ट करने के लिए ये comprehension, सीसेट लागू किया 80 गया, यही तो ये कह रहे हैं। 80 वो कैसे किया गया वो देखिए ना, उस कमेटी में कौन कौन लोग थे। एस के खन्ना कमेटी, एक मेंबर आईआईटी के आदमी, मतलब वो ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के हेड थे। फिर जो कमेटी बनी 3 मेंबर्स की, उसमें आईआईटी के लोग हैं। डीपी अग्रवाल साहब खुद आईआईटी के आदमी हैं, आईआईटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। जब सारे आईआईटी के लोग मिलकर सब कुछ बनाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? आप तो नहीं इसका है, क्या जवाब? हमारी आप तो नहीं कमेटी में मिस्टर अलग थे चेयरमैन, अलग जो कि साहब, economist हैं। वो 2000 ईस्वी की बात है। वो जो कि मैं एक सवाल, आखिरी सवाल मृदुला जी आपसे करना चाहती हूँ। अभी भी ये संघर्ष चल रहा है कि सवाल किस तरह के पूछे जाएं, अभी भी ये संघर्ष चल रहा है कि पैटर्न क्या हो और आखिर हम अपने भावी आईएएस से किस तरह की उम्मीद करते हैं। पर इसको हमें यूपीएससी पे छोड़ना चाहिए, पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना आप कह रही हैं तीन पॉलिटिसाइजेशन साल नहीं तक- होना चाहिए, आप क्या चाहते 3 हैं? साल तक यूपीएससी ने खुद क्यों नहीं चेक किया इस चीज को कि ट्रांसलेशंस में और मेंस में, इंटरव्यू में इतने दिक्कतें हो रही हैं? अगर उन पे छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि संसद के जरिए इसका हल निकाला जा एकदम सकता है। संसद सबसे मैं बड़ी संस्था अंत है। में कहना चाहूंगा कि जो रीजनल मीडियम के लोग हैं, जिसमें हिंदी हो चाहे मराठी हो तेलुगु हो, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन तो कोई नहीं मांग